जी स्टूडेंट्स, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का अपने अपने चैनल दैट इज़ पंजाब करियर्स पे। तो आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हट्टे कट्टे होंगे, होने भी चाहिए, ऐसे ही रहने भी चाहिए। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि लास्ट वीडियो में हमने डिटेल डिस्कशन किया था अबाउट द मास्टर कैडर। आपके मास्टर कैडर का हमने सिलेबस देखा था कि कौन से टॉपिक हमारे पास आ सकते हैं, इसमें आपकी बाउंड्रीज क्या क्या रहेंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपने कहाँ से कवर अप करनी है, कौन सी चीज़ें आपको नई वाली एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, कौन सी चीज़ें आप लोगों को पुरानी एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भी आएंगी। तो आई होप आपने वो वीडियो देख रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर यू गाइस चेक इट आउट। एंड आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, 2022 में जो आपका पेपर हुआ था मास्टर कैडर बायोलॉजी का, इसमें हम बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी दोनों का पेपर देखेंगे। बट आज की वीडियो में सबसे पहले हम बॉटनी का पेपर देखने वाले हैं। आपके 50 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में से आज हम बॉटनी के 50 क्वेश्चन, पहले 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था बॉटनी में, दैट वाज इन अ न्यूक्लियोसाइड अ नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू विच कार्बन ऑफ राइबोज शुगर। ये आपसे बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास एक जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें जो आपके पास नाइट्रोजनस बेस होता है वो कौन सी कार्बन के साथ अटैच होता है, राइबोज शुगर के साथ। इसके लिए आपको दो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके लिए आपको दो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, दैट शुड बी व्हाट इज अ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, एंड एज वेल एज राइबोज शुगर क्या होता है। अब यहाँ पे अटैचमेंट किसके साथ है, राइबोज शुगर। दैट मीन्स आपको राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एंड साथ के साथ ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, राइबोज शुगर का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो राइबोज शुगर इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। हाँ जी, 5 कार्बन मॉलिक्यूल है हमारे पास, 5 शुगर इसमें ये होती है। अब यहाँ पे तो 4 है, 1 2 3 4, तो एक कार्बन आपके पास यहाँ पे होती है CH3। ठीक है, इसको अभी के लिए मैं CH3 रख रहा हूँ। अभी हमें भी पता है यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे भी एक OH होगा और यहाँ पे भी OH होगा। इसकी अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग क्या यहाँ से नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 नहीं। बट अकॉर्डिंग टू IUPAC हमारे पास पहली पोजीशन किसको जाएगी, यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास OH ग्रुप यहाँ पे बैठा हो। ठीक है, OH ग्रुप हमारे पास यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, तभी ये IUPAC के हिसाब से करेक्ट बैठती है। ठीक है, दूसरी चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए दैट व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है सर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस प्लस हमारे पास फॉस्फेट शुगर, सॉरी सॉरी राइबोज शुगर। जब हम एक नाइट्रोजनस बेस के साथ एक राइबोज शुगर को जोड़ देते हैं, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड। तो फिर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड मींस आप क्या करोगे, उसी नाइट्रोजनस बेस यानी कि इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ जब आप एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, उसी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड। एंड डीएनए वही न्यूक्लियोटाइड आगे जाके आगे क्या बना देगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एग्जांपल डीएनए। डीएनए हमारे पास उसमें क्या रहता है, हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है और उसमें राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज। अगेन यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं इस सेकेंड कार्बन का OH ग्रुप हटा दूं यहाँ पे, डीऑक्सीराइबोज, देन इट बिकम्स अ डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, देन इट बिकम्स अ डीऑक्सीराइबोज। ये बेसिकली आपके पास RNA का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अगर मैं राइबोज, इसको समझो यहाँ पे, ये हमारे पास एक राइबोज शुगर है, इसी को मैं अगर न्यूक्लियोटाइड बना दूंगा यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा के, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड की जब मैं पॉलीमराइजेशन कर लूंगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे हमारे पास। दैट इज बेसिकली नाइट्रोजनस, हमारे पास क्या बन जाएगा, RNA बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर है। इसी की जगह अगर मैं डीऑक्सी राइबोज रख दूंगा तो मेरे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, DNA के। हालांकि ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसते हैं, अभी क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। ये पूछ रहा है यहाँ पे कि ना न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू विच कार्बन। अब फिफ्थ पोजीशन पे आपको, अगर आपने स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से पढ़ रखा है, फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास H3PO4 अटैच होता है, यानी कि अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया होता कि आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप कहां पे अटैच होगा, तो दैट विल बी अटैच टू द फिफ्थ कार्बन। बट हमारे पास जो नाइट्रोजनस स्पेस में आपके पास न्यूक्लियोटाइड में आपके पास जो नाइट्रोजनस स्पेस है, इट इज अटैच टू द फर्स्ट कार्बन, यहां पे अटैच होता है। आप नाइट्रोजनस स्पेस कौन कौन से होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल,
साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 5 में से कोई भी आपके पास यहाँ पे अटैच हुआ जा सकता है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बायोमोलिक्यूल्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। दैट मीन्स हमारे पास आंसर रहेगा, दैट इज आपके पास नाइट्रोजन स्पेस कहाँ पे अटैच है सर, फर्स्ट कार्बन के साथ। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में सिंपल सा फर्क है कि हमारे पास न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। ये आपके पास क्या हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन। ठीक है, ये सब पांचों में से कोई भी हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास नाइट्रोजनस बेस तो होता ही होता है राइबोज शुगर के साथ, प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि कौन से कार्बन के साथ, फिफ्थ कार्बन के साथ। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बहुत ही प्यारे चैप्टर है। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर करेंगे उसमें भी ये चीज हेल्प करेगा। तो मेक श्योर आपके बेसिक्स यहाँ पे बहुत क्लियर हो। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपके एग्जाम वाले भी गलती करें, दिस इज नॉट साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, दिस इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। हो जाती है गलतियां, हो जाती है इंसानों से, इंसान ही है वो भी। ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच स्टेज। बेसिकली आपसे ये बात कर रहा है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हमारे पास कहाँ बनता है। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हमें भी पता है कहाँ बनता है, जब आपके पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में बाइंड करते हैं, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है सर, ये बनता है सर मियोसिस में। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कहाँ बनता है, ये बनता है सर मियोसिस में। मियोसिस में भी कहाँ पे सर, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में भी कहाँ पे सर, प्रोफेज 1 में। तो मेटाफेज को तो यहां पे मैं एलिमिनेट कर दूंगा। एलिमिनेशन मेथड हमेशा इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज एलिमिनेशन मेथड जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आपके चांसेस ऑफ एक्यूरेसी ऑलमोस्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेटाफेज 1 में भी कहां पे सर, प्रोफेज 1 में। तो मेटाफेज को तो हमने यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, अब प्रोफेज 1 की मेरे को पता है 5 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस हैं। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। पहली स्टेज में क्या होता है सर, डीएनए डीकंडेंसेशन हमारे पास कंटिन्यू करती है। जाइगोटीन में हमारे पास क्या होता है, जाइगोटीन में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कहां पे, तो आंसर तो हमें मिल गया सर, कहां पे आंसर रहेगा इसका, दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज जाइगोटीन। बट बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। पैकिटीन में हमारे पास क्या रहता है, यहां पे होती है सर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर, किसके बीच में, बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारे पास यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर रहती है। ठीक है, डिप्लोटीन में हमारे पास क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कियाज्मेटा। हमारे पास कियाज्मेटा बनता है। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कियाज्मेटा कहाँ फॉर्मेशन करता है, आपकी डिप्लोटीन में हमारे पास। डाइकाइनेसिस में हमारे पास टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा भी हो जाती है। ठीक है, तो बाकी दो तीनों ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे कट हो जाते हैं। आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज जाइगोटीन। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से एक बार, क्या बोल रहा है। हाँ जी, क्या बोलता है यहाँ पे, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट इन द रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम बाय फोटोक्रोम टेक्स प्लेस एट डैश। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट कौन से रेड, अब बेसिकली रीजन इसने यहाँ पे स्पेसिफाइली कर रखा है। बाकी क्वेश्चन दिया होता तो इजी था, बट इसने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया रेड रीजन। अब हमें पता है रेड रीजन यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ, रेड रीजन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं याद करूं अपना स्पेक्ट्रम, दैट इज विबग्योर, दैट इज विबग्योर। विबग्योर अगर मैं याद करूं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी, ये भी हमें भी पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लो वाले तो मैं पहले एलिमिनेट कर देता हूँ, 560 है इसको तो पहले साइड कर दो। आपके सामने एक ग्राफ दे रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज, अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट अच्छे से याद होगा क्लैडोफोरा वाला, तो वहां पे उसने जब एनारोबिक बैक्टीरिया लगाए थे तो सबसे ज्यादा एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से स्पेक्ट्रम में चिपके थे सर, ब्लू लाइट और रेड लाइट में। यानी कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से स्पेक्ट्रम में होती है सर, ब्लू लाइट में। उससे कम कहां पे होती है सर, रेड लाइट में। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या पूछ रखा है, रेड लाइट। रेड लाइट की भी क्या पूछ रखी है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो ग्राफ देखो, ये 600 700, ये 6.5 यहाँ पे आसपास कहीं आपका पीक हिट कर रहा है, यानी कि आपका पीक हिट करता है अप्रोक्सीमेटली एट द 660 नैनोमीटर वेवलेंथ। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ये आपके जहन में छपना चाहिए।
तभी आपके पास आंसर। अब सबसे ज्यादा अगर मैं यहीं से पूछूं, सेम आपके पास इसी पैटर्न को अगर आप पेपर को देखेंगे, इसी ग्राफ में से आपके पास कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो दिस ग्राफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होती है, तो कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा वेवलेंथ दिख रही है, फोटोसिंथेसिस दिख रही है सर, ब्लू रीजन में। साफ आंसर दिख रहा है यहाँ पे। अच्छे से पढ़ोगे, चीजें अच्छे से मेमोराइज करोगे, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, अगर आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से याद होंगे, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बहुत ही इजी लेवल के आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आप बहुत ध्यान से देखो। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा आगे, देख लेना। अभी 4 क्वेश्चन आगे करेंगे, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, और इसी ग्राफ से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए। दैट मीन्स इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास। एक ये, और एक आपके पास ऑक्सिन, हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, What like swellings on the upper side of lichen thallus are known as dash? चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। What like swellings on the upper side of lichen? Lichens के बारे में सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें। Lichens are the symbiotic association. Lichens are the symbiotic association of algae and fungi. The fungi component is known as mycobiont and the algae component is called as phycobiont. Algae photosynthetic in nature होती है, therefore it provides food, whereas fungus हमारे पास किसका काम करती है, फंगस प्रोवाइड करती है सर हमारे पास एब्जॉर्प्शन। हाँ जी, ये 2 बेसिक चीजें इसमें क्लियर है। एक और चीज है लाइकन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दे एक्ट एज अ किसका, एज अ हमारे पास पॉल्यूशन इंडिकेटिंग एजेंट। जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे ये लाइकन्स ग्रो नहीं करते हैं। कौन सा पॉल्यूशन सर, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में भी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है जिसको ये सेंसिटिव होते हैं, जिसको लेके, तो आप वो कौन सा कंपोनेंट है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो एनीवेज कमिंग बैक टू लाइकन्स, तो लाइकन्स हमारे पास एल्गी और फंगस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अच्छा जी, इसके पार्ट्स के ऊपर बात करें तो बेसिकली एनीवेज ऑप्शन पे आते हैं। तो साइफेली की बात करूं तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, आंसर क्यों नहीं होगा, साइफेली क्यों नहीं होगा भाई, जल्दी से बताएंगे। बिकॉज ये तो सर हमारे पास गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्कीडिया एंड सोरिडिया, दीज आर बेसिकली वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, तो इनका तो रिप्रोडक्शन में लेना देना है। आंसर रहेगा इसका दैट इज सिफेलोडिया। सिफेलोडिया हमारे पास अपर साइड पे आपके पास वॉट लाइक स्वेलिंग्स होती हैं विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। लिख लो। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन आप बोलेंगे सर एल्गी भी नहीं कर पाएगा, हमारी फंगस भी नहीं कर पाएगी, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है यहाँ पे हमारे पास देयर इज इंट्रोडक्शन अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमारे पास बेसिकली आपके पास क्या करेंगे, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया आपके पास यहाँ पे उनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, क्या बोलते हैं उस ऑर्गन को सर, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट। लिख लो, काम आएगा, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट। यहाँ पे ये अपनी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा पेपर है, ऐसा नहीं है मैं बोलूंगा नहीं। अब ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपको ग्रेजुएशन लेवल भी पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ हेक्सोप्लॉइड व्हीट इज डैश। पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन है डायरेक्ट। जिसने ग्रेजुएशन नहीं भी पढ़ी है, उसने अच्छे से नहीं पढ़ी है लेटेस्ट से किताबें, वो भी इस ऑप्शन का आंसर दे सकता है, वो भी इसका आंसर दे सकता है। हाँ जी, वो भी इसका आंसर दे सकता है। व्हीट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कार्लस लीनियस, टेबल दिया है एनसीईआरटी में, एक देख के खोल लेना, किताब खोल के देख लेना, वहां पे टेबल दिया है, वहां पे इसका आंसर दिया हुआ है। आंसर रहेगा इसका दैट इज ट्रिटिकम एस्टिवम कॉल्ड एज आपके पास क्या सर, ब्रेड व्हीट। जो बेसिकली आप ब्रेड इस्तेमाल करते हैं उसके जो वो बनती है आटा ब्रेड जिसको बोलते हैं, दैट इज मेड अप फ्रॉम दिस ट्रिटिकम एस्टिवम।
ठीक है, टिटिकम ड्यूरम, दिस इज आपके पास हमारे पास जो पास्ता बीट होते हैं, पास्ता को और क्या बोलते हैं, मैक्रोनी, पास्ता और मैक्रोनी, दिस इज द मैक्रोनी बीट, दिस इज हमारे पास इकॉन बीट, पेपस बीट, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू कॉमनली यूज्ड हार्मोन्स फॉर स्टिमुलेटिंग पार्थिनोकार्पी, ओए होए, क्या प्यारा क्वेश्चन देते हैं, दो ऐसे हार्मोन्स जो कि पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करेंगे। नाउ व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? सर पार्थिनोकार्पी इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड नहीं बनेगा तो जो फ्रूट होगा दैट विल बी सीडलेस। एग्जाम्पल है हमारे पास बनाना, बनाना आपके पास आजकल तो खीरे भी आ रहे हैं पार्थिनोकार्पिक, मार्केट में जाओगे उनमें बीज नहीं होते, ठीक है, दे आर पार्थिनोकार्पिक क्यूकम्बर्स। दैट मीन्स वहां पे आपके पास क्या हो रहा है, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सीड बिकॉज देर इज नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड कहां से बनेगा, ठीक है। तो द टू कॉमनली हार्मोन्स यूज फॉर स्टिमुलेटिंग पार्थिनोकार्पी आर डैश, चार ऑप्शन दे रखे, मैंने बोला था हार्मोन से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हाँ जी, पहले बात करते हैं, देखो एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करूंगा अगेन यहाँ पे, इथाइलिन, इथाइलिन तो सर फ्रूट राइपनिंग में इस्तेमाल होता है, देन इट ऑल्सो एक्ट एज अ इनहिबिटर, तो इंड्यूस तो करेगा नहीं, स्टिमुलेट तो करेगा नहीं, तो इथाइलिन कंटेनिंग ऑप्शन को मैं यहाँ पे कट कर देता हूं, यानी कि सी और बी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे हो गया एलिमिनेट। दो ऑप्शन बचते हैं, 50-50 मिल गया तुम्हारे को ना केबीसी वाला, ऑक्सिन और जिबरलिन्स, और साइटोकाइनिन्स, तो इसमें से तो आंसर ढूंढना इजी रहेगा। हाँ जी, साइटोकाइनिन्स की बात की जाए, यहां पे साइटोकाइनिन्स का इस्तेमाल जरूर करते हैं हम, बट कहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं सर, हम टिश्यू कल्चर में, इसका इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं सर, टिश्यू कल्चर में, तो इस ऑप्शन को भी कर दिया जाएगा एलिमिनेट, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑक्सिन्स एंड जिबरलिन्स। मैंने बोला था प्रमोटर से क्वेश्चन आना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी आएंगे इनफैक्ट। ऑड सेपल इन इज एंटीरियर, हाँ जी, बेसिकली आपसे पूछ रखा है जो ऑड सेपल होती है वो एंटीरियर किस में होती है, क्या वो सोलेनेसी में होती है, क्या वो लिलिएसी में होती है, क्या वो फेबिएसी में होती है, या वो ब्रेसिकेसी में होती है। लिलिएसी की बात करूं तो यहाँ पे तो हमारे पास पेरियंथ होता है, इसको कर दो एलिमिनेट। सोलेनेसी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ओल्ड सेपल होती है दैट इज पोस्टीरियर, तो ये भी हो जाएगा एलिमिनेट। अब तो आंसर बता दो भाई, फ्लोरल कैरेक्टर्स, इजी स्टफ। आंसर रहेगा इसका दैट इज सी ऑप्शन फेबिएसी, जिसको नहीं पता वापस से फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़िए जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज नोन एज डैश। ट्रांजिशन जोन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होती है, व्हाट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशन आपने इंस्टाग्राम वगैरह रील्स देख रहे होते हो, ट्रांजिशन हम जी यहाँ पे थे यहाँ पहुंच गए एकदम से, कुछ था कुछ का क्या बना दिया, दैट इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, इट इज द बेसिक इकाई, छोटी से छोटी इकाई इकोसिस्टम कहलाती है हमारे पास, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अब यहाँ पे एक कमरा है, अगर आप एक कमरे को इकोसिस्टम मान के चलेंगे तो इट इज नॉट एन इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पे मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, खाना कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। तो इकोसिस्टम होने के लिए आपके पास प्रोड्यूसर्स होने चाहिए, ठीक है। बेसिकली मैं क्रॉप फील्ड को मान के चलूंगा कि वहां पे एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो दैट इज बेसिकली इकोसिस्टम, सबसे छोटी से छोटी इकाई, तो दैट इज इकोसिस्टम। अब इकोस्फीयर पहले ऑप्शन पे देखते हैं, इकोस्फीयर, इकोस्फीयर तो सर बहुत बड़ा यूनिट बोलती है, तो इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ हमारे पास इकोलॉजी, इकोलॉजी का तो सबसे बड़ा यूनिट है। अर्थ इज अ बायोस्फीयर यानी कि इकोस्फीयर, तो इसको तो एलिमिनेट करते हैं। इको टाइप, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता, इको टाइप इज बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म विच इज अडेप्टेड टू अ स्पेसिफिक निशे, दैट इज अ इको टाइप, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोटोन, हाँ जी सर, इस विल बी द आंसर। इकोटोन मतलब देखो ये आपका ग्रासलैंड है, यहाँ पे इमेज लगा रखी है आपके सामने, ये आपका ग्रासलैंड है और ये आपका एक फॉरेस्ट है, लेटेस्ट से इसके बीच में एक रिवर है, दिस रिवर डिवाइड्स दीज टू इकोसिस्टम्स, दिस रिवर डिवाइड्स दिस फॉरेस्ट एंड दिस ग्रासलैंड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ इकोटोन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एज अ इकोटोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा यहाँ पे इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स इज डैश। जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो C3 एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? हाँ जी, इसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? इसके लिए हमें पता होनी चाहिए सर C3 साइकिल, केल्विन साइकिल पता होनी चाहिए। केल्विन साइकिल नहीं पता होगी तो आंसर नहीं पता चलेगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, और ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। बट आपसे क्या पूछ रखा है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर किस में? C3 प्लांट्स में। अब इन्होंने यहाँ पे देखिए, आपके वाले चतरे हैं, यहाँ पे इन्होंने C3 प्लांट्स के ऑप्शन भी लगा रखे हैं और C4 के भी लगा रखे हैं, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखने हैं। हाँ जी, आंसर बता देता हूं पहले जी, जल्दी बताएंगे आंसर क्या रहेगा इसका। तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स इज, प्राइमरी एक्सेप्टर है हमारे पास सर राइबुलोज 1,6 बाई-6 फॉस्फेट बाइफिस फॉस्फेट, यानी कि RUBP। एंड यहाँ पे दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल, यानी कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, सर नॉट एंजाइम, RUBP, यानी कि हमारे पास RUBP की बात हो रही है यहाँ पे। RUBP कार्बोक्सिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द होल बायोस्फीयर। क्योंकि C3 साइकिल आपके पास C4 प्लांट्स में भी चलेगी, तो सभी प्लांट्स में आपके पास C3 साइकिल चलती है। देयरफॉर RUBP कार्बोक्सिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द होल बायोस्फीयर। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है सर? बेसिकली आपके पास RUBP, जो नहीं, RUBP की बात करूं अगर मैं, RUBP के पास हमारे पास कितने कार्बन होंगे सर? 5 कार्बन। यहां पे इसके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट होगी, तो हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनना चाहिए। हाँ जी, नहीं, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल के कितने इसके बनने चाहिए? 2, कितने ये बनने चाहिए मॉलिक्यूल्स सर? 2 मॉलिक्यूल, तभी तो 6 कार्बन हुए कंप्लीट। और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है सर? दैट 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए दे रखा है। तो अगर आपसे पूछा गया विच इज द फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट ऑफ C3 साइकिल, तो आंसर रहेगा दैट इज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट ऑफ C3 साइकिल। यही कंपोनेंट आपसे मैं C4 साइकिल में पूछूं तो वो रहेगा आपके पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी कि हमारे पास C4 प्लांट्स में प्राइमरी एक्सेप्टर कितने कार्बन होना चाहिए? 3 कार्बन, और वो ये है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तभी इन्होंने सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन इन C4 प्लांट्स, जबकि C3 प्लांट्स में कौन है सर? RUBP। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, और यहां से बहुत कुछ हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ पर्सन विद क्लीफेल्टर सिंड्रोम हैज डैश क्रोमोसोम। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास नॉर्मली वी आर डिप्लॉयड, हमारी बॉडी के हर एक इसमें कितने क्रोमोसोम है सर? 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर, यानी कि 46 क्रोमोसोम जो मेरे पास इन टोटल है हमारी बॉडी के हर एक सेल में। अब बेसिकली क्या हो रहता है? इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लीफेल्टर सिंड्रोम बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर अगर आप लोगों ने NCERT में पढ़ रखे हैं, सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है सर? डाउन सिंड्रोम, ट्रिप्लॉइडी ऑफ 21st क्रोमोसोम। हालांकि उसको एडिशन और डिलीशन में हम काउंट नहीं करते हैं। एडिशन और डिलीशन में हमारे पास 2 ही डिसऑर्डर्स काउंट होते हैं। कौन कौन से? टर्नर सिंड्रोम और क्लीफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम और क्लीफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है सर? टर्नर सिंड्रोम में होती है हमारे पास X0, यानी कि जो दूसरा क्रोमोसोम हमारे पास या तो XX होना था या तो XY होना था, वो क्या हो जाएगा सर अब? X0, यानी कि कितने क्रोमोसोम डिलीट हो गए? 1 क्रोमोसोम डिलीट हो गया। ठीक है, 1 क्रोमोसोम डिलीट हो गया, हाँ जी, तभी तो X0 हुआ। यानी कि टोटल कितने थे हमारे पास? 46। तो टर्नर सिंड्रोम में कितने रह जाएंगे? 45। टर्नर सिंड्रोम में कितने रह जाएंगे? 45। तो 45 तो यहां से डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 45 हमारे पास
किस में होंगे सर? टर्नर सिंड्रोम में। हमारे से क्या पूछ रखा है? क्लीफेल्टर सिंड्रोम। 46 हमारे पास नॉर्मली होंगे, तो इस ऑप्शन को भी डिलीट कर दीजिए। दो ऑप्शन बचते हैं आप, 47 और 48। दैट मीन्स क्लीफेल्टर सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है? सुपर फीमेल XXY, यानी कि यहां पे दो क्रोमोसोम तो ऑलरेडी थे, डबल एक्स, एक आपने और ऐड कर दिया Y क्रोमोसोम। दिस इज कॉल्ड एज सुपर फीमेल। इसके पास मेल कैरेक्टर्स भी होते हैं और फीमेल कैरेक्टर्स भी होते हैं। दैट मीन्स आपके पास यहां पे कितने क्रोमोसोम आ गए? 46। एक आपने ऐड कर दिया, नॉर्मली कितने होने थे? 46। एक आपने ऐड कर दिया तो कितने हो जाएंगे टोटल? 47। आंसर रहेगा हमारे पास सी ऑप्शन, दैट इज 47 क्रोमोसोम। इतनी डेप्थ में कोई नहीं बताए। हर एक ऑप्शन की बेसिकली हमने यहाँ पे सर्जरी कर रखी है कि ये ऑप्शन होगा तो क्यों होगा, ये ऑप्शन होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज प्रपोज्ड बाय, किस बंदे ने, किस साइंटिस्ट ने हमारे पास प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं जी। परकिंजे, एंटोन वॉन लेवेनहॉक, श्लीडन एंड श्वान एंड स्ट्रैसबर्ग। बेटा एक 9th क्लास के बच्चे से मैं ये चीज पूछूंगा, वो भी इसका आंसर दे पाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 9th क्लास की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो साइड में एक डब्बा बना है, वहां पे इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, वहां पे इसका आंसर दे रखा है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है अपनी। +1 की एनसीईआरटी में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, अपने बेसिक्स तक क्लियर होने चाहिए। हाँ जी, आंसर रहेगा इसका दैट इज ए ऑप्शन, परकिंजे। परकिंजे और कहाँ होते हैं? परकिंजे फाइबर्स हार्ट में होते हैं। हाँ जी, तो बाकियों को भी देख लेते हैं एक बार। एंटोन वॉन लेवेनहॉक, एंटोन वॉन लेवेनहॉक हमारे पास फर्स्ट महाराज थे जिन्होंने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या? पहला लिविंग सेल, पहला लिविंग सेल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक महाराज ने हमारे पास पहला सेल देखा था, बट उसने कौन सा सेल देखा था? उसने सेल देखा था हमारे पास कॉर्क सेल्स, जो कि डेड सेल्स थे, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू डेड सेल। जो पहला लिविंग सेल देखा था, इट वाज सीन बाय एंटोन वॉन लेवेनहॉक। उसने पॉन्ड में से बेसिकली कोई एक आधा बैक्टीरियल सेल देखा था, तो फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वॉन लेवेनहॉक। ठीक है, अगले आ जाते हैं हमारे पास श्लीडन एंड श्वान। इनको कौन नहीं जानता? दे बोथ वर जर्मन साइंटिस्ट एंड बोथ जर्मन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या दी थी हमारे पास? दे हमारे पास की थी सेल थ्योरी। द सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कौन नहीं जानता इस स्टेटमेंट को? इंस्टाग्राम पे तो मीम्स भी बनते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसका पार्ट है सेल थ्योरी का? किसने दी थी? श्लीडन एंड श्वान ने। स्ट्रासबर्ग, बेसिकली इन महाराज ने हमारे पास सेल साइकिल डिस्कवर की थी। तो बाकी ऑप्शन देखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एग्जामिनर इज लेथार्जिक, है ना। एग्जामिनर लेथार्जिक होता है, उसको नए क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, उसको पुराने क्वेश्चन से ही नए क्वेश्चन बनाने। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन देखोगे, हो सकता है अभी चाहे बाकी आप छोड़ो, इसी पेपर में देख लेना, आपको पास एक ही कॉन्सेप्ट से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन मिल जाए। जैसे हमने वो ग्राफ डिस्कस किया पहले, फोटोसिंथेसिस वाला, इसी के ऊपर आपको 4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ स्टार्च इन सागू? सागो, सागू, जो भी बोलना तुम्हें। सागो इज बेसिकली साबूदाना। सागो इज बेसिकली साबूदाना। साबूदाना तो आई होप आप लोगों को, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा। साबूदाना बेसिकली आपके पास व्हाइट पर्ल लाइक यानी मोती जैसे दाने होते हैं, जो हम बेसिकली व्रत वगैरह में खाते हैं। साबूदाना की खिचड़ी भी बनती है, खीर भी बनती है, बहुत चीजें बनती है। हाईली रिच इन स्टार्च, तभी तो उसका कलर व्हाइट होता है। वो कहाँ से मिलता है सर? दिस इज फाउंड फ्रॉम साइकस। जो हमारे पास साइकस, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, उससे हमारे को सागो मिलता है। बेसिकली उसकी अंदर पित्त में जाके चीज हाईली रिच इन स्टार्च, तो वहां पे जाके आपको साइकस के थ्रू साबूदाना मिलता है। हाँ जी, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, बोन शेप्ड स्क्लेरिड्स आर कॉल्ड एज डैश। स्क्लेरिड्स यानी कि पार्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहा है यहाँ पे। बोन शेप्ड, हमेशा बोलता हूं बायो में टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता होगी, आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। बोन शेप यानी कि हड्डी की शेप के कहां मिलेंगे? बोन से रिलेटेड कौन सा वर्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे?
बोन से रिलेटेड यही है सर, सारे साथ सामने तो दिख रहा है। ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डी। ऑस्टियोसार्कोसिस, ऑस्टियोसार्कोलेमा, कैंसर ऑफ बोन, ठीक है, सारी चीजें आपके पास ऑस्टियो। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियो मतलब हड्डी। तो यहाँ पे आपसे बोन शेप स्क्लेरिड पूछ रखा है, दैट मींस ऑस्टियोस्क्लेरिड्स शुड बी आर करेक्ट आंसर। हाँ जी, चलिए एस्टीरियोस्क्लेरिड्स कहाँ पे देखने को मिलेगी, हाँ जी स्टार शेप्ड, ये तो बता सकते हो। स्टार से भी नहीं याद आ रहा है तो फिर कुछ नहीं याद आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइंड बाय डैश, द टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइंड बाय डैश। साइंटिस्ट से हमारे पास दूसरा या तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया, दैट मीन्स साइंटिस्ट हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ जी जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। हाँ जी, जो टर्म बायोलॉजी थी वो दी थी हमारे प्यारे महाराज, दैट इज लेमार्क। लेमार्क जी हमारे पास जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारे पास टर्म बायोलॉजी दी थी, ठीक है। एरिस्टोटल की बात की जाए तो एरिस्टोटल भले ही हमारे पास फादर ऑफ बायोलॉजी है, एरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल हमारे पास फादर ऑफ बायोलॉजी है, बट इन्होंने टर्म बायोलॉजी नहीं दी थी। टर्म बायोलॉजी किसने दी थी सर, लेमार्क ने। एरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रास्टस इज फादर ऑफ बॉटनी। लीनियस, कार्लस लीनियस हमारे महाराज इन्वेंट, जिन्होंने क्या इन्वेंट किया था, फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। बुक लिखी थी इसने, कौन कौन सी दो बुक्स लिखी थी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीचे। आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, लेमार्क, लेमार्क थ्योरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश। बहुत ही बेसिक सवाल आपसे पूछा गया, कहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया सर हमारे पास प्लांट टिश्यू से। प्लांट टिश्यू, ये अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 9th क्लास की एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ोगे तब भी वहां पे आपको इसका आंसर दिख जाएगा। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क कैम्बियम की बात करें, कैम्बियम मींस डिवाइडिंग टिश्यू, कैम्बियम मींस डिवाइडिंग टिश्यू। कॉर्क कहां पे होती है, यानी कि पेड़ की छाल, पेड़ की छाल कहां पे होती है सर, साइड में। साइड में अगर वो डिवाइड करेगी तो हाइट थोड़ी ना बढ़ेगी प्लांट की। अगर साइड में आपके पास कोई टिश्यू डिवाइड करता है तो क्या उसकी हाइट बढ़ेगी या चौड़ाई बढ़ेगी, सर उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। तो देखते हैं कौन से टाइप की मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होती है सर, शूट एंड रूट टिप्स में। क्या फंक्शन है उसका सर, इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट। तो पहले ऑप्शन को कर दो एलिमिनेट। सी ऑप्शन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमारे पास इंटरनोडल मेरिस्टेम भी जिसे बोला जाता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में है, यानी कि ये अगेन किस में हेल्प करेगा, स्टेम इलॉन्गेशन में। तो इसको भी यहां से कर दो एलिमिनेट। एलिमेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं इसके साथ। आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज बी ऑप्शन, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम आपके लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होगी एंड इट विल हेल्प इन द डिविजन ऑफ सेल्स इन द लेटरल एरिया, कॉजिंग इंक्रीज इन गर्थ। यानी कि जो चौड़ाई बढ़ती है हमारे पास, सेकेंडरी ग्रोथ होती है हमारे पास। सेकेंडरी ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम आपको सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, इन द डाइकॉट प्लांट्स, नॉट इन द मोनोकॉट प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर। आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन। तो इसी के साथ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो लंबी चली जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो इसी के अलावा अगर आपको लोगों को पता होगा, पंजाब मास्टर कैडर के आपके पास मैथ्स एज वेल एज एसएसटी के भी आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर हमारी ऑफिशियल ऐप दैट इज निम्बस करियर ऐप पे आपको मिल जाएगी। तो या आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके हर एक चीज़ का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपका दिन बढ़िया रहेगा। हैव अ गुड डे गाइस, जय हिंद।